गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा, अब हम करेंगे एक राइट शेयर्स। हमने कल केस किया था, उसका हम एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, जरा सा मेरे साथ साथ देखोगे। देखो, ऑन 1st April 2007 X Limited had 10,000 equity shares of ABC Limited purchased at 12, face value being 10. On 1st Feb, ABC Limited offered 2 right shares for every 5 shares held at a premium of 3 per share. X Limited, however, sold these rights entitlement in the market at 2 per share. On 1st Feb, very, very important, on 1st Feb, immediately after the shares became X right, market price fell to rupees 11.5 each. Show investment account up to Feb 1st Feb 2008. चलो क्वेश्चन एक करेंगे ये वाला। मेरे साथ साथ पहले फॉर्मेट सब बनाना शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, एक बार देखो, बुक्स किसकी हैं? बुक्स हैं बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, और एक्स लिमिटेड की बुक्स में आपको अकाउंट बनाना है इक्विटी शेयर्स इन एबीसी लिमिटेड अकाउंट। तो यहां पर लिखना आप बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, और एक्स लिमिटेड की बुक्स में आपको बनाना है इक्विटी शेयर्स इन एबीसी लिमिटेड अकाउंट। चलो कॉलम बना लेना, डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, कॉस्ट, डिविडेंड। डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, कॉस्ट और डिविडेंड। चलो करना शुरू करें। आ जाओ क्वेश्चन पे साथ साथ। मुझे बताओ, 1st अप्रैल को आपके पास 10,000 इक्विटी शेयर्स थे, फेस वैल्यू 10, और एक शेयर आपने 12 का खरीदा था। तो यहां पर आप लिखोगे 1st अप्रैल, 1st अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 शेयर्स, फेस वैल्यू 10, 1 लाख। एक शेयर 12 का खरीदा 12 रुपीज का, तो 10,000 शेयर्स 1,20,000। डिविडेंड अभी कोई नहीं है। फिर देखो, ऑन 1st Feb ABC Limited offered 2 right shares for every 5 held at a premium of 3 per share. अब कंपनी ने अनाउंस किया है राइट इशू। क्या अनाउंस किया है? राइट इशू। चलो मेरे साथ एक वर्किंग नोट बना लो, एक वर्किंग नोट बना लो मेरे साथ। हेडिंग लिखना, कैलकुलेशन ऑफ राइट शेयर्स। अच्छा, क्या रेशियो क्या है? 2 शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड, मतलब जिसके पास 5 शेयर्स है उसके पास 2 शेयर्स को खरीदने का क्या है बताओ? राइट। 2 शेयर्स को खरीदने का राइट है। तो हमारे पास एबीसी लिमिटेड के 10,000 शेयर्स हैं, तो हमारे पास है 2/5 इंटू 10,000, 4,000 शेयर्स को खरीदने का राइट। अच्छा, किस प्राइस पे? 3 रुपए के प्रीमियम पे। तो 10 रुपए का शेयर 3 रुपए के प्रीमियम पे खरीद रहे हो, मतलब 13 रुपए का खरीद रहे हो आप। ठीक है, चलो। अच्छा अभी सुनना, आप पता है क्या, याद करो, मैंने आपको कहा था ऑप्शंस अवेलेबल। आपके पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? आपके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मुझे बताओ, कंपनी ने आपको ऑफर दिया है कि आप 4,000 शेयर खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो 13 रुपए के हिसाब से। अब या तो मैं कंपनी का यह ऑफर एक्सेप्ट कर लूं, या मैं कंपनी का ऑफर रिजेक्ट कर दूं। ठीक है, अगर मैं कंपनी का ऑफर एक्सेप्ट करता हूं, इसका मतलब राइट शेयर्स
आर सब्सक्राइब्ड। इसका मतलब मैं राइट शेयर्स खरीद रहा हूं। कंपनी ने मुझे 4000 शेयर्स को खरीदने का ऑफर दिया था, मैंने ऑफर एक्सेप्ट करा, इसका मतलब मैं राइट शेयर्स क्या कर रहा हूं, सब्सक्राइब। अच्छा, व्हाट इफ मैं कंपनी का ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता हूं? उस केस में कंपनी मुझे एक ऑप्शन देती है कि मैं अपने राइट्स को, राइट शेयर्स को नहीं, अपने राइट्स को बेच सकता हूं। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ो और ये देखना जरा। देखो, ऑन 1st Feb 2008 एबीसी लिमिटेड ऑफर टू राइट शेयर्स। ठीक है, फिर पढ़ना, एक्स लिमिटेड हाउएवर सोल्ड दीज राइट्स इन द मार्केट एट 2 पर शेयर। मतलब पता है क्या, आपने 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 राइट शेयर सब्सक्राइब नहीं करे, इंस्टेड आपने राइट्स की मार्केट में क्या कर दी, सेल। अच्छा, एक शेयर का राइट 2 रुपए का बेचा, तो कितने शेयर्स हैं आपके पास, 4000। एक शेयर का राइट 2 रुपए का, तो 4000 शेयर का राइट हमने कितने का बेचा होगा, 8000 रुपए का। यह आपका सेल ऑफ राइट्स। ठीक है, अभी ध्यान से सुनना। अब हम बनाएंगे सेल ऑफ राइट्स की एंट्री। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, हमने राइट्स 8000 रुपए के बेचे। राइट्स बेचोगे तो कैश का इनफ्लो, तो बैंक डेबिट होगा 8000 से। ठीक है, 2। याद करना, जरा याद करना। यहां पर मैंने आपको कल एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि क्वेश्चन में ना एक बार ये जरूर पढ़ लेना, क्या राइट इशू के बाद मार्केट प्राइस में कोई डिक्लाइन, शेयर्स के मार्केट प्राइस में कोई डिक्लाइन आया है या नहीं। ठीक है, अगर तो मार्केट प्राइस में कोई डिक्लाइन नहीं आया, तब तो आप लिखना मत, आप यहां पर लिखोगे 2PL 8000 और बात खत्म। लेकिन अगर मार्केट वैल्यू में डिक्लाइन आया है, तो याद रखना यहां पर 2PL नहीं आएगा। उस केस में मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट बात कल बताई थी। आ जाओ पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन। देखो, उसने कहा ऑन 1st Feb इमीडिएटली आफ्टर द शेयर्स बिकेम एक्स राइट, मतलब राइट इश्यू के बाद मार्केट प्राइस शेयर का गिर के हो गया 11.5 रुपए। अब देखो, ये देखो यहां पर देखना मेरी बात। मुझे एक बात बताओ, आपने एक शेयर कितने रुपए का खरीदा था? आपने एक शेयर 12 रुपए का खरीदा था। अब 12 रुपए का शेयर गिर के 11.5 रुपए का रह गया, तो आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू में डिक्लाइन आ रहा है। एक शेयर पे 50 पैसे का डिक्लाइन। तो मेरे पास स्टॉक में 10,000 शेयर्स थे, तो कितने रुपए का डिक्लाइन आ गया, 5000 रुपए का डिक्लाइन आ गया। यह है आपका डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, कॉपी कर लो पहले, चलो इसे कॉपी कर लो। तो आपके शेयर्स में कितने रुपए का बताओ डिक्लाइन आ गया, 5000 रुपए का डिक्लाइन आ गया आपके शेयर्स की मार्केट वैल्यू में। 5000 रुपीज का आ गया डिक्लाइन। ठीक है, अच्छा, अब मेरे को ना एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, सुनो। मुझे राइट्स बेच के मुझे प्रॉफिट हुआ 8000 का, और नुकसान हो गया राइट्स की वजह से 5000 का। भाई मेरी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू में डिक्लाइन आ गया ना, तो 5000 रुपए का क्या हो गया, नुकसान। अच्छा, ये 8000 मेरा क्या था, प्रॉफिट। तो राइट्स की वजह से प्रॉफिट हुआ 8000 का, राइट्स की वजह से नुकसान हुआ 5000 का, तो आपको नेट प्रॉफिट राइट्स की वजह से कितना हुआ, 3000 का नेट प्रॉफिट आपको हुआ। तो पीएल में कितना जाएगा,
3,000, जब प्रॉफिट ही 3,000 का हुआ नेट। हाँ, बाकी जो 5,000 है ना, उससे आप इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को क्या करोगे, डिक्रीज। 5,000 रुपए से आप इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को क्या करोगे, डिक्रीज। दिस इज इन अकॉर्डेंस विद AS 13। ठीक है, चलो अब इस एंट्री को पोस्ट करते हैं। देखो ऊपर आओ, सुनो, यहां पर लिखना फर्स्ट फेब, फर्स्ट फेब को बाय बैंक। बताओगे इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू में कितने रुपए का डिक्लाइन आया, 5,000 का, तो कॉस्ट वाले कॉलम में आ जाएगा 5,000। और बाकी जो 3,000 रुपए, वो तो सीधा PL में चला जाएगा, उसका इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। ठीक है, बस फर्स्ट फेब को बुक्स क्लोज कर लो अपनी। बाय बैलेंस कैरेट डाउन। कितने नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स हैं, 1 लाख। कितने के रह गए, 1,15,000 के रह गए। कैसे आया ये 1,15,000 रुपए, एक शेयर 11.5 का हो गया तो 10,000 शेयर 1,15,000 के। बस ये आपकी दोनों साइड्स क्या कर जाएंगी, टैली। और अगर क्वेश्चन में ना मार्केट प्राइस के लिए कुछ गिवन नहीं है, तो मैंने कल बताया था क्या अजम्पशन लेनी है, बताओ। उस केस में अजम्पशन लेनी है कि मार्केट प्राइस में डिक्लाइन नहीं आया है और पूरा 8,000 कहां पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, चलो कॉपी कर लो आप लोग, फिर हम इसमें एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। कर लिया सबने कॉपी, चलो करें नया टॉपिक शुरू। अच्छा याद करो, मैंने आपको परसों वाली क्लास में इक्विटी शेयर्स का केस शुरू करवाया था और मैंने कहा था हमें मेन 3 बातें इक्विटी शेयर्स में डिस्कस करनी है। एक तो हो गए बोनस, हमने डिस्कस करा, राइट शेयर्स वो भी हो गया। अब तीसरा केस हमारा आता है किसका, डिविडेंड का। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। पता है डिविडेंड ना 2 तरह के होते हैं, डिविडेंड 2 तरह के होते हैं। एक होता है फाइनल डिविडेंड, ठीक है, और एक आपका होता है इंटरिम डिविडेंड। थोड़ा सा अगर मैं आपको ना एग्जाम्पल से बता दूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड, तो सुनना। पता है फाइनल डिविडेंड क्या होता है, प्रीवियस ईयर का डिविडेंड। डिविडेंड कौन से ईयर का है, प्रीवियस ईयर का, जो पे कब होता है, करंट ईयर में। दैट इज नोन एज फाइनल डिविडेंड। मतलब 18-19 का डिविडेंड जो 19-20 में पे होगा, दैट इज नोन एज फाइनल डिविडेंड। तो याद रखना फाइनल डिविडेंड कौन सा होता है, प्रीवियस ईयर का डिविडेंड जो कब पे होगा, करंट ईयर में। करंट ईयर का कब पे होगा, नेक्स्ट ईयर में। दैट इज नोन एज फाइनल डिविडेंड। अच्छा, और व्हाट इज इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड होता है करंट ईयर का डिविडेंड जो करंट ईयर में ही क्या हो गया, पे। दैट इज नोन एज इंटरिम डिविडेंड। मतलब मान के चलो 19-20 का डिविडेंड जो 19-20 में ही पे हो गया, उसे हम क्या कहेंगे, इंटरिम डिविडेंड। तो ये एक डिफरेंस है जो आप याद रखना। फाइनल डिविडेंड कौन सा होता है, पिछले साल का डिविडेंड जो इस साल पे होगा, दैट इज फाइनल। इंटरिम इस साल का डिविडेंड जो इसी साल पे होगा, दैट इज इंटरिम। अच्छा, अब आते हैं अभी अगली बात पे। पता है आप एक बात याद रखना, फाइनल डिविडेंड ना
दो तरह का होता है। फाइनल डिविडेंड दो तरह का होता है। एक को हम कहते हैं नॉर्मल डिविडेंड और दूसरे को हम नाम देते हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड। तो एक होता है नॉर्मल डिविडेंड और दूसरा प्री एक्विजिशन। इसको समझने के लिए ना हमें जरा एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। चलो एक एग्जांपल लिखो। पहले हम केस अभी फाइनल डिविडेंड का डिस्कस कर रहे हैं, इंटरिम का बाद में करेंगे। अभी पहले बात करते हैं फाइनल डिविडेंड की। देखो एग्जांपल ये बनाओ जरा, यहां पर लिखना 1 अप्रैल 19। यहां पर लिखो मिस्टर एक्स हैड 1000 shares in A Limited at rupees 100 per share। सॉरी, हम इसे 105 कर देते हैं। at 105 per share, फेस वैल्यू 100। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक डेट और मार्क करते हैं, एक डेट और मार्क करते हैं 30th जून 19। मिस्टर एक्स परचेज्ड further 500 shares in A Limited at rupees 110 per share, फेस वैल्यू 100। उसने 500 शेयर और खरीदे इस कंपनी के। चलो एक और डेट मार्क करते हैं 30th सितंबर 19। A Limited declared dividend at the rate of 20% for financial year 18-19। A Limited declared dividend at the rate of 20% for financial year 18-19। ठीक है, चलो कॉपी करो पहले इतना, फिर समझना शुरू करते हैं। चलो करें समझना शुरू, मेरी बात सुनिए बहुत ध्यान से। अच्छा इस लाइन को पढ़ो, डिविडेंड वाली लाइन को। ए लिमिटेड डिक्लेयर्ड डिविडेंड एट द रेट ऑफ 20%, ठीक है, फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19। और बताओगे ये वाला फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? 1920 चल रहा है ये। तो मुझे एक बात बताना जरा, मुझे एक बात बताना, ये 20% का डिविडेंड कौन से साल का है? 18-19 का। जो पे कब होगा? 1920 में। तो बताओ ये इंटरिम होगा या फाइनल? ये होगा फाइनल डिविडेंड। क्यों? पिछले साल का डिविडेंड कब पे हो रहा है? इस साल। दिस इज नोन एज फाइनल डिविडेंड। चलो अब जरा ना कितना डिविडेंड है निकालते हैं, जरा करना जरा कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड। अच्छा सुनो सुनो, अब पता है यहां पर ना कई बार हमें एक कंफ्यूजन होता है, ध्यान से सुनना। कई बार हमें कंफ्यूजन क्या होता है कि आप ये बोलोगे कि सर ये डिविडेंड 18-19 में है, 18-19 का डिविडेंड है ये,
तो जो शेयर्स उसके पास 18-19 में थे उन्हीं पे ये डिविडेंड मिलेगा। इन शेयर्स पे, जो शेयर्स हमने 30 जून 19 को खरीदे, आपका कहना यह होगा कि इन शेयर्स पे डिविडेंड नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये शेयर खरीदे हैं इसी साल, जबकि डिविडेंड कौन से साल का है? पिछले साल का। आपका कहना यह है, लेकिन मैं आपको बताऊं, यह बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होता है। मेरी बात सुनना। पता है होता क्या है? होता क्या है, इस डेट को ना, जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर होता है, इस डेट को हम नाम देते हैं रिकॉर्ड डेट। क्या नाम देंगे इसे? रिकॉर्ड डेट। और पता है कंपनीज का रूल क्या चलता है कि जो शेयर्स आपके पास रिकॉर्ड डेट वाले दिन है ना, उन पे डिविडेंड आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब वो शेयर खरीदे जब मर्जी हो। मेरी बात सुनो, उन्होंने कहा आपके पास जितने भी शेयर रिकॉर्ड डेट वाले दिन हैं, 30 सितंबर को आपके पास जितने भी शेयर हैं, उन सब पे आपको डिविडेंड मिलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने वो शेयर्स खरीदे कब है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे एक बात बताओ, 1000 शेयर तो मेरे पास पहले से थे, 500 शेयर मैंने और खरीदे, तो रिकॉर्ड डेट वाले दिन मेरे पास टोटल 1500 शेयर है। और कंपनी का रूल क्या है? रिकॉर्ड डेट वाले दिन जितने भी शेयर होंगे ना, उन सब पे आपको डिविडेंड मिलेगा, वेदर और नॉट वो आपके पास 18-19 में थे या नहीं। मतलब खरीदे कब हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब एक बात और, डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे दिया जाता है, और फेस वैल्यू है 100 रुपए। तो 1500 शेयर पे डिविडेंड मिलेगा, फेस वैल्यू 100 रुपए, मतलब 1,50,000 की नॉमिनल वैल्यू पे डिविडेंड मिलेगा 20% के हिसाब से। तो आपको डिविडेंड मिलेगा 30,000 रुपीस का। यह आपको डिविडेंड मिलेगा। तो एक बात याद रखना, रिकॉर्ड डेट वाले दिन आपके पास जितने भी शेयर्स हैं, उन सब शेयर्स पे आपको क्या मिलेगा? डिविडेंड, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वो शेयर्स आपने खरीदे कब। ठीक है, चलो अब ध्यान से जरा सुनना मेरी अगली बात। पहले चलो एक काम करो, यहां तक कॉपी कर लो, फिर आगे की बात करेंगे डिस्कस। कॉपी कर लो इसे। चलो करें। अब मुझे ना एक बात का जवाब देना कि आपको डिविडेंड टोटल मिला कितना? 30,000 रुपए का डिविडेंड आपको मिला। चलो आ जाओ, डिविडेंड रिसीव्ड। कितने रुपए का डिविडेंड आपको रिसीव हुआ? आपको 30,000 रुपीज का डिविडेंड रिसीव हुआ। मैंने आपको कहा था फाइनल डिविडेंड दो तरह का होता है। फाइनल डिविडेंड दो तरह का होता है। कौन से दो तरह का? एक तो होता है नॉर्मल डिविडेंड, और एक होता है प्री एक्विजिशन डिविडेंड। अब मुझे पता करना है इस 30,000 के डिविडेंड में से नॉर्मल कितना है और प्री एक्विजिशन कितना है। उसके लिए रूल क्या है वो सुनना, जरा ध्यान से समझना मेरी बात, इंपॉर्टेंट बात है। ये देखो, देखो पता है नॉर्मल डिविडेंड कौन सा होता है? सुनो, नॉर्मल डिविडेंड पता है कौन सा होता है? पहले मुझे एक बात बताओ, ये डिविडेंड कौन से साल का है? ये डिविडेंड 18-19 का डिविडेंड है ना? कौन से साल का डिविडेंड दिया कब वो नहीं पूछ रहा हूं, कौन से साल का डिविडेंड है? 18-19 का डिविडेंड है।
तो जो शेयर्स आपके पास 18-19 में थे उन पे जो डिविडेंड आएगा दैट इज नॉर्मल। ठीक है, तो मुझे एक बार बताओ, ये 1000 शेयर, ये वाले 1000 शेयर पहले बताओ आपके पास 18-19 में थे या नहीं? आपके पास थे, तो इन पे जो डिविडेंड आएगा वो क्या है? नॉर्मल। हां, मुझे बताओ, ये वाले जो 500 शेयर है, ये वाले जो 500 शेयर है, क्या ये 18-19 में थे क्या आपके पास? नहीं, ये आपने खरीदे हैं 19-20 में, रिकॉर्ड डेट से पहले। ठीक है, तो ये शेयर्स आपके पास 18-19 में नहीं थे। तो मुझे बताओ, जो शेयर्स 18-19 में थे उन पे जो डिविडेंड आएगा वो क्या होगा? नॉर्मल डिविडेंड। और जो शेयर 18-19 में नहीं थे, 19-20 में खरीदे हैं रिकॉर्ड डेट से पहले, उन पे जो डिविडेंड आएगा उसे हम कहते हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड। तो मुझे बताओगे टोटल कितने शेयर्स पे डिविडेंड आया था? टोटल 1500 शेयर्स पे डिविडेंड आया था। उसमें से 1000 शेयर्स पे तो डिविडेंड नॉर्मल होगा और 500 शेयर्स पे डिविडेंड प्री एक्विजिशन होगा। करो कैलकुलेट, फेस वैल्यू पे करना, 100 इंटू 20%, तो 20,000 का डिविडेंड तो नॉर्मल हो गया, और 500 शेयर्स इंटू 100 इंटू 20%, 10,000 का डिविडेंड आपका प्री एक्विजिशन हो गया। तो 30,000 में से 20,000 का डिविडेंड नॉर्मल और 10,000 का डिविडेंड प्री एक्विजिशन। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं अगली, मेरे ख्याल से यह बात क्लियर हुई, रिपीट कर दूं एक बार, सुनो। कौन सा डिविडेंड नॉर्मल होगा, कौन सा डिविडेंड प्री एक्विजिशन होगा? सुनो, सबसे पहली चीज कौन सी देखनी है? देखो, सबसे पहले यह देखो, डिविडेंड जो डिक्लेयर किया गया है वो कौन से साल का है? तो हमारे केस में डिविडेंड 18-19 का था। बस अब ये देखो, जो शेयर्स आपके पास 18-19 में थे, जो शेयर 18-19 में थे उन पे डिविडेंड नॉर्मल होगा, और जो शेयर 18-19 में नहीं थे बल्कि कब खरीदे हैं? 19-20 में, रिकॉर्ड डेट से पहले, तो उन पे जो डिविडेंड आएगा वो प्री एक्विजिशन होगा। ठीक है, चलो अब हम अगली एक बात कर रहे हैं, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या होगा? ध्यान से सुनना। ट्रीटमेंट क्या होगा? सुनो, पता है ये जो नॉर्मल डिविडेंड होता है ना, ये आपकी रेवेन्यू इनकम होता है। क्या होता है? रेवेन्यू इनकम। और क्योंकि रेवेन्यू इनकम है, पीएल में जाएगा। और प्री एक्विजिशन डिविडेंड रेवेन्यू इनकम नहीं माना जाता है, वो आपकी कैपिटल रिसिप्ट होता है। आपका जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड है वो कैपिटल रिसिप्ट होता है। और क्योंकि ये कैपिटल रिसिप्ट है, ये क्या करता है? ये उन इन्वेस्टमेंट्स की कॉस्ट को कम कर देगा जिन इन्वेस्टमेंट्स पे ये डिविडेंड आपको मिला है। तो इट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ये उन इन्वेस्टमेंट्स की कॉस्ट को क्या कर देगा? कम, जिन इन्वेस्टमेंट्स पे ये डिविडेंड आपको मिला है। दिस इज ऑल्सो इन अकॉर्डेंस विद AS 13। अब सुनना, अभी अभी मेरी बात सुननी है ध्यान से, देखो। अच्छा, फिर से जरा ना इस पे आ जाते हैं एक बार, नॉर्मल डिविडेंड पे। मुझे एक बार बताओ, नॉर्मल डिविडेंड कौन सी इनकम होता है? रेवेन्यू इनकम। कहां पर जाता है? पीएल में। अब मुझे एक बार बताओ, आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाते हो,
10 कॉलम बनते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, कॉस्ट, डिविडेंड, और यही 5 कॉलम बनते हैं बाय साइड पे। सुनना, अब मुझे ये बताओ, हमें डिविडेंड, नॉर्मल डिविडेंड मिला। सुनो, हमें क्या मिला बताओ? नॉर्मल डिविडेंड हमें मिला कितने रुपए का? 20,000 रुपए का। तो पहले बताओ ये किधर साइड पे जाएगा? ये जाएगा आपके क्रेडिट साइड पे जाएगा, ठीक है। कौन से कॉलम में? वही सेम, कोई नई बात थोड़ी ना है। डिविडेंड कॉलम में चला जाएगा भाई, डिविडेंड है ना, डिविडेंड कॉलम में चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, व्हाट अबाउट प्री एक्विजिशन डिविडेंड? एक बात याद रखना, प्री एक्विजिशन डिविडेंड रेवेन्यू इनकम नहीं होता है, कैपिटल रिसिप्ट होता है। और क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट है, ये बाय साइड पे डिविडेंड कॉलम में नहीं जाएगा, इंस्टेड ये बाय साइड पे जाएगा कॉस्ट कॉलम में। और रीजन आपको समझ आएगा अपने आप, क्यों कॉस्ट कॉलम में क्यों गया है ये क्रेडिट साइड पे? कौन सी साइड पे? क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे क्यों क्रेडिट कॉस्ट कॉलम में क्यों गया है? क्योंकि ना ये कॉस्ट को क्या करता है कम? कौन से शेयर्स की कॉस्ट को कम करेगा? जिन शेयर्स पे ये डिविडेंड आपको मिला है। और बताओगे ये डिविडेंड कौन से वाले शेयर्स पे मिला था? ये देखो, ये डिविडेंड कौन से वाले शेयर्स पे मिला था? ये डिविडेंड इन 500 शेयर्स पे मिला था। ये 500 शेयर आपने 110 रुपए के हिसाब से खरीदे थे। तो मुझे एक बात बताना, सुनो, मुझे बताओ, आपने 500 शेयर्स खरीदे थे कितने रुपए के हिसाब से? 110 रुपए के हिसाब से 55,000 रुपए के शेयर्स खरीदे थे। इन शेयर्स पे आपको मिला प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिला कितने रुपए का? 10,000 रुपए का प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिला। वो प्री एक्विजिशन डिविडेंड बताओ क्या करेगा? आपकी कॉस्ट को कम कर देगा। तो यहां पर आप लिखोगे माइनस, मेरे साथ साथ लिखना, माइनस प्री एक्विजिशन डिविडेंड। तो ये जो 55,000 की कॉस्ट थी ना, ये 10,000 से क्या कर जाएगी? रिड्यूस। और बताओगे इन शेयर्स की कॉस्ट कितनी रह जाएगी? 45,000। बात बताओ पहले, समझ आई? इसीलिए पता है हम क्या करते हैं, ये जो शेयर्स हमने खरीदे थे, इन्हें तो हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पे। डिविडेंड जो मिला है इसे हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। तो इसको जब नेट करोगे, इन दोनों को जब क्या करोगे? सेट ऑफ करोगे, तो नेट रिजल्टेंट आंसर यही 45,000 आपका आ जाएगा। मेरे ख्याल से पूरी बात ये वाली समझ आई। चलो कॉपी करो, पहले यहां तक कॉपी करो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना, नॉर्मल डिविडेंड कौन सी इनकम होता है? रेवेन्यू इनकम। रेवेन्यू इनकम है तो कहां जाएगा? पीएल में। कौन से कॉलम में लिखोगे इसे? डिविडेंड कॉलम में। अच्छा, प्री एक्विजिशन डिविडेंड इज अ कैपिटल रिसिप्ट। वो उन इन्वेस्टमेंट्स की कॉस्ट को कम कर देगा जिन इन्वेस्टमेंट्स पे वो डिविडेंड आपको मिला है। कौन सी साइड पे जाएगा? बाय साइड पे। कौन से कॉलम में? कॉस्ट कॉलम में। पक्का? क्यों कॉस्ट कॉलम में? क्योंकि ये कॉस्ट को रिड्यूस करता है, इसीलिए हम इसको लिख रहे हैं क्रेडिट साइड के कॉस्ट कॉलम में। क्लियर हुआ? ये आपका पूरा ट्रीटमेंट हमने किया फाइनल डिविडेंड का। इंटरिम बहुत सिंपल है, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी इंटरिम में। आ जाओ, इंटरिम डिविडेंड कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। अब सुनो, इंटरिम डिविडेंड क्या है? सेकंड, इंटरिम डिविडेंड। देखो, बहुत सिंपल, इसमें हमें ज्यादा दिक्कत नहीं है इंटरिम में। फिगर्स मैं सेम रख रहा हूं। 1 अप्रैल 19 को मिस्टर एक्स हैड
1000 shares in A Limited at rupees 105 per share। फिर 30 जून को मिस्टर एक्स further purchased 500 shares in A Limited at rupees 110 per share, at rupees 110 per share। अच्छा, थर्ड आता है आपका 30 सितंबर। A Limited declared dividend at the rate of 20% for फाइनेंशियल ईयर 1920। चलो, मुझे ना पहले एक बात का जवाब दो, ये जो 20% का डिविडेंड है, ये डिक्लेयर कौन से साल में हुआ है? कौन सा साल चल रहा है ये चल रहा है आपका 1920। तो मुझे बताओ, ये वाला डिविडेंड 20% का कौन से साल में डिक्लेयर हुआ है? 1920 में। और है भी कौन से साल का? 1920 का। तो मुझे बताओ, 1920 का डिविडेंड 1920 में पे हो रहा है, तो ये वाला डिविडेंड कौन सा होगा? इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड। चलो, एक बार निकालें, इंटरिम डिविडेंड कितना आएगा? निकालो। कितने शेयर्स थे मेरे पास? 1000 पहले थे, 500 और खरीदे, 1500 शेयर है, फेस वैल्यू 100, उस पे 20% का इंटरिम डिविडेंड, तो 30,000 रुपीज का इंटरिम डिविडेंड। और मैं अगर आपसे एक छोटी सी बात पूछूं, क्या इंटरिम डिविडेंड कभी भी प्री एक्विजिशन हो सकता है? द आंसर इज नो। इंटरिम डिविडेंड हमेशा नॉर्मल ही होता है। इट कैन नेवर बी प्री एक्विजिशन। और एक बात लास्ट, अपने आप बताओगे आप, क्योंकि ये नॉर्मल है, तो कौन सी इनकम है? रेवेन्यू इनकम। और रेवेन्यू इनकम है तो कहां जाएगा? पीएल में। इसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में किस साइड पे लिखोगे? बाय साइड पे लिखोगे। कौन से कॉलम में? डिविडेंड कॉलम में। तो हमें इंटरिम डिविडेंड में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ी सी दिक्कत हमें फाइनल डिविडेंड में जरूर आएगी। ठीक है, चलो कॉपी कर लो, बाकी क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा इसके। चलो, बाकी हम कल करते हैं। थैंक यू।